स्वागत दोस्तों आपका चैनल के साथ सामने मौत यहाँ चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी डिटेल आपको बताएंगे। प्रियंका गांधी की एक मीटिंग के बाद से पूरा का पूरा अमित शाह का मंत्रालय झुक चुका है। दोस्तों बताएंगे कौन से मामले को लेकर आ रही है बड़ी अपडेट, जिसके साथ में मणिपुर के मुख्यमंत्री ने आखिरकार खुलकर माफी मांगी है। दोस्तों जिसके साथ में भारतीय जनता पार्टी के अटल आडवाणी के टाइम के नेता जो अभी भी बीजेपी में है और वरिष्ठ नेता है दोस्तों, उन्होंने अब नीतीश सरकार को जमकर खड़ी खोटी सुनाई है। दोस्तों बताएंगे ऐसा क्या कहा है उन्होंने जिससे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में 56 के आंकड़े नजर आने लगे हैं। दोस्तों जिसके साथ में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी ने बीजेपी बांग्लादेश वाले मुद्दे को लेकर उसी को उल्टा घेर लिया है दोस्तों, और भाजपा सरकार की बातें मानने तक से इंकार कर दिया गया है। इसी के साथ में आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल ने भाजपाइयों के द्वारा पुजारी ग्रंथियों को सम्मान योजना दिए जाने पर दिए जा रहे गलत बयान पर जोरदार फटकार लगाई है दोस्तों। और भाजपाई नेता किसानों के आंदोलन का कर रहे थे समर्थन, लेकिन उठाकर लेकर चली गई भारतीय जनता पार्टी की पुलिस। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की देश कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में नए साल में नए परिवर्तन से ही नया देश बनेगा तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रियंका गांधी जैसे ही वायनाड से सांसद बनी, सबसे पहले उन्होंने देश के पार्लियामेंट के अंदर भाजपाइयों को घेरा। उसके बाद उन्होंने वायनाड के लोगों को न्याय दिलवाने का फैसला लिया। दोस्तों 30 जुलाई को केरल के वायनाड के अंदर मूसलाधार बारिश के कारण चुरलमाला और मंडकई क्षेत्र में बड़े स्तर पर बड़े पैमाने पर भूस्खलन हो गया था, यानी लैंडस्लाइड हो गया था, जिसके कारण 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय आपदा यानी नेशनल डिजास्टर मानने से मना कर रही थी। इसके बाद प्रियंका गांधी जैसे ही सांसद बनी, उन्होंने सबसे पहले अमित शाह से मुलाकात की दोस्तों, और अमित शाह के साथ उनकी मीटिंग की तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें प्रियंका गांधी अपने क्षेत्र के हालात के बारे में जानकारी दे रही है और अमित शाह चुपचाप सुन रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज देखकर आप लोग समझ सकते हैं कि अमित शाह को पूरी तरीके से प्रियंका गांधी के सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है, इसी तरीके की उनकी बॉडी लैंग्वेज है। दोस्तों प्रियंका गांधी की ओर से अमित शाह से मुलाकात करके डिटेल में जानकारी देकर बताया गया कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए, डिजास्टर ऑफ सीवियर नेचर घोषित किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रियंका गांधी ने जब दिल्ली के अंदर अमित शाह से मुलाकात की, तो उसके बाद उनके पूरे मंत्रालय के पास प्रियंका गांधी के सवालों का कोई जवाब नहीं था। इसके बाद आखिरकार प्रियंका गांधी की बात माननी पड़ी है दोस्तों, और अमित शाह के मंत्रालय ने फैसला लिया है कि वायनाड में हुए लैंडस्लाइड को देखते हुए, उसकी तीव्रता और असर को देखते हुए इसे गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया जाएगा। इस बारे में केरल सरकार को एक पत्र भेजा गया है दोस्तों। ऐसी आपदा में शुरू में राज्य सरकार लोगों की मदद करती है, लेकिन बाद में मंत्रियों की एक टीम इसका अध्ययन करती है। उसके बाद केंद्र सरकार को फंड एलोकेट करना पड़ता है दोस्तों, पैसा देना पड़ता है लोगों की मदद पहुंचाने के लिए। यानी अभी तक केवल राज्य सरकार इसको देख रही थी, लेकिन जब से प्रियंका गांधी ने इसे डिजास्टर ऑफ सीवियर नेचर घोषित करने के लिए बोला है दोस्तों, तब से अमित शाह के मंत्रालय इस पर रिसर्च कर रहा था। अब जाकर ये फैसला ले लिया गया है दोस्तों। हालांकि प्रियंका गांधी ने बड़पन दिखाते हुए गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए कह दिया कि मुझे खुशी है कि गृह मंत्री अमित शाह ने अंततः वायनाड की त्रासदी को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित करने का निर्णय लिया है। इससे पुनर्वास यानी रिहेबिलिटेशन की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा और लोगों की मदद होगी। यह निश्चित रूप से सही दिशा में उठाया गया एक कदम है। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि इसका क्रेडिट प्रियंका गांधी को मिलना चाहिए, उनके सांसद बनते ही उन्होंने सबसे पहले अपने क्षेत्र की मांग उठाई और आखिरकार अमित शाह के मंत्रालय जो 6 महीने से इस पर कोई फैसला नहीं लेता दोस्तों, जुलाई की एक घटना थी, तब से लेकर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया था। लेकिन अब प्रियंका गांधी की ओर से दबाव बनाने के बाद ये फैसला लिया गया है। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, इसका क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? इसके साथ में मणिपुर के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता सीएम बीरेंद्र सिंह ने राज्य की हुई हिंसा और उसमें हुई जान मान की नुकसान को लेकर माफी मांगी है दोस्तों। बीरेंद्र सिंह ने कहा है कि पूरा साल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा, इसका मुझे बहुत दुख हुआ है। 3 मई 2023 से लेकर आज तक जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं राज्य सरकार के रूप में राज्य के लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। सीएम बीरेंद्र सिंह ने सेक्रेटेरिएट में मीडिया चर्चा के दौरान कहा कि कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है और कई लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। मुझे वास्तव में खेद है, मैं माफी मांगना चाहता हूं। मई में 2023 को कुकी और मैतेई समाज के बीच में हिंसा हो गई थी, जो हिंसा लगातार कहीं ना कहीं छोटे मोटे घटनाओं के रूप में उभर कर सामने आ रही थी दोस्तों। कई सारी घटनाएं बीच बीच में अचानक से शांति के बीच में हो गई थी, जिसे अस्थिरता के माहौल के तौर पर देखा गया है और लोग अपने इलाके में नहीं जा पा रहे, अपने पुराने इलाके में नहीं जा पा रहे, क्योंकि हिंसा कभी भी हो सकती है। लोग इनसिक्योरिटी असुरक्षा में जी रहे हैं और यही राज्य की हकीकत है दोस्तों। इसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से माफी की मांग कर रही जा रही थी। सीएम बीरेंद्र सिंह ने आखिरकार आकर झुककर माफी मांगी है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि माफी मांगने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, लोगों की जान चली गई, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से पहले नए साल के दिन आज ही अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि मणिपुर के अंदर नई शुरुआत की जाए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों कि आपको लगता है कि मणिपुर के लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता बीरेंद्र सिंह को कभी माफ करेंगे? क्योंकि इस्तीफा देने का भी जो नाटक उन्होंने किया था उसे लोग भूले नहीं है आज तक। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कई बार के सांसद, कई बार के विधायक और हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के गवर्नर ने बयान जारी किया है दोस्तों। कलराज मिश्र ने बिहार के नीतीश कुमार सरकार की आलोचना की है दोस्तों। कलराज मिश्र ने कहा कि बिहार में आंदोलन कर रहे छात्रों पर बर्बरता पूर्वक हुआ लाठीचार्ज ठीक नहीं है। सरकार को छात्रों के साथ बातचीत करके उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए और उसका न्याय उचित समाधान करना चाहिए। कलराज मिश्र भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और वरिष्ठ नेता अभी तक कोई बड़े मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं किया करते थे दोस्तों, लेकिन अचानक से उन्होंने रिटायरमेंट की उम्र में यह बयान देकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की है दोस्तों। आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता से यह बयान दिलवाया गया है, तो क्या नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी इनडायरेक्ट तरीके से मैसेज भेजने की कोशिश कर रही है? क्योंकि कलराज मिश्र जैसे नेताओं के साथ नीतीश कुमार के
पुराने और अच्छे संबंध रहे हैं दोस्तों। क्या बीजेपी ऐसे नेताओं से जानबूझकर बयान दिलवा रही है? आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ मिजोरम के अंदर सरकार ने कहा है कि 32,000 म्यांमार के जो रेफ्यूजीज आए हैं उनके सेंटर में कोई भी बायोमेट्रिक करवाया नहीं जाएगा दोस्तों। इस तरीके से रेफ्यूजी सेंटर पर यानी जहां म्यांमार से लोग भागकर आए हैं उस सेंटर पर कोई बायोमेट्रिक नहीं करवाया जाएगा, ना तो लोगों के फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, ना आइरिस प्रिंट लिया जाएगा। कुल मिलाकर मोदी सरकार के आदेशों की अवहेलना की जा रही है दोस्तों। देखते हैं इस पर क्या प्रतिक्रिया बीजेपी की केंद्र सरकार की ओर से सामने आता है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी वालों के द्वारा मुझे कल गंदी से गंदी गाली दी जा रही थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा हुई है, मेरा उनसे प्रश्न है क्या मुझे गाली देने से देश को फायदा होगा? अरविंद केजरीवाल आगे कहते हैं कि आपकी भाजपाइयों की 20 राज्यों के अंदर सरकार है, गुजरात में तो इनकी 30 साल से सरकार है, अभी तक आपने वहां के पुजारियों और ग्रंथियों का सम्मान क्यों नहीं किया? चलो अभी ही कर दो, मैं अब सबको रास्ता दिखा रहा हूं। मुझे गाली देने की बजाय आप अपने 20 राज्यों में इसे लागू करो ना, तब तो सबको फायदा होगा। मुझे गालियां देकर क्या फायदा होगा? कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल ने भाजपाइयों से सवाल पूछा है कि आप लोग जो मुझे घेर रहे हो, मेरे पर आरोप लगा रहे हो, पहले अपने राज्यों के अंदर ऐसा करके दिखाओ, लोगों को सम्मान राशि देकर दिखाओ, खासकर उनको जो धर्म कार्यों से जुड़े हुए हैं, चाहे कोई मौलाना हो या फिर ग्रंथी या फिर कोई पुजारी हो। आपकी क्या राय है दोस्तों अरविंद केजरीवाल सरकार के फैसले पर? लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कानपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष को एक दुकानदार की हत्या के मामले में इंस्पेक्टर से बहस करना महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि इंस्पेक्टर पुलिस कर्मियों के द्वारा भाजपा के नेताओं को जबरन गिरफ्तार करके गाड़ी में बिठा लिया गया है दोस्तों। मामला है उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ, जहां पर कानपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष को पुलिस ने जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया है दोस्तों, जबकि सबको पता है कि गाड़ी में बीजेपी के नेता को केवल इसलिए बिठाया गया है क्योंकि वो सरकार का विरोध कर रहे थे और लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे। यही हकीकत है। जब जब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी लोगों की लड़ाई लड़ता है दोस्तों तो उसको इसी तरीके से ट्रीट किया जाता है। अब तो भाजपाई नेता को भी इसी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। यही बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जनता का राज नहीं बल्कि अधिकारियों का राज चल रहा है और योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के भरोसे सरकार चला रहे हैं। यहाँ तक कि भाजपा के नेताओं को भी दरकिनार किया जा रहा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के लोकसभा के इलेक्शन के रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आए थे। और अगर आप भी मानते दोस्तों कि आने वाले दिनों के अंदर भी अधिकारियों के राज को खत्म करके भाजपा के लोग ही कहीं ना कहीं योगी सरकार का विरोध करते नजर आएंगे, तो अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। साथ साथ दिल्ली में धार्मिक स्थलों को तोड़ने का आदेश जारी किया गया। सीएम आतिशी ने एलजी को पत्र लिखा है। दरअसल दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक चिट्ठी लिखकर मंदिर और बौद्ध धार्मिक स्थलों को तोड़े जाने का मुद्दा उठाया। दोस्तों उन्होंने आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल के आदेश पर दिल्ली के मंदिरों और बौद्ध धार्मिक स्थलों को तोड़ने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने चिट्ठी में कहा है कि दिल्ली में कोई भी मंदिर या धार्मिक स्थल नहीं तोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि बौद्ध धार्मिक स्थलों से दलित समुदाय की आस्था जुड़ी रहती है, कोई भी धार्मिक स्थल तोड़ने से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है। उन्होंने कहा कि धार्मिक कमेटी के बिना मुख्यमंत्री को दिखाए मंदिर तोड़ने की फाइल उपराज्यपाल को भेजी है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के स्थित जसवंत नगर के विधायक समाजवादी पार्टी के नेता चाचा शिवपाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी को सलाह दी। अयोध्या पहुंचे शिवपाल यादव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को समाजवादी पार्टी का फुल सपोर्ट रहेगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए यह फैसला ले रही है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का लक्ष्य केवल दिल्ली में भाजपा को सत्ता में आने से रोकना है। इंडिया गठबंधन भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, कैसे बीजेपी को हराए ये समाजवादी पार्टी की रणनीति है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के अलायंस को लेकर भी हिदायत दी है। दोस्तों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को भी ऐसा फैसला लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा सकता है इसके पीछे खड़ा होना चाहिए और गठबंधन किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के लिए हिदायत, अगर आप भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस को मिलकर अलायंस में चुनाव लड़ना चाहिए, इससे दोनों पार्टी का फायदा होगा। तो अपनी राय जरूर लिखा। शास्त्रा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान आया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली और बिहार में चुनाव लड़ेंगे, अगर गठबंधन बन सका तो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे दिल्ली में। ओम प्रकाश राजभर अगर अलग से चुनाव लड़ते हैं तो जरूर इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वोटर ही छिटकेंगे। साथ साथ दोस्तों आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन कमल को लेकर टिप्पणी करते बताया है कि ऑपरेशन कमल बीजेपी ने अब दिल्ली में शुरू कर दिया है, लेकिन इस बार जो ऑपरेशन कमल चलाया जा रहा है उसके तहत इन्होंने 15 दिनों के अंदर वोटर्स के आंकड़े में जबरदस्त तरीके से गड़बड़ी की है। दरअसल भाजपाइयों ने 5000 पुराने वोटरों के नाम उड़वा दिए और 7500 नए वोटरों के नाम ऐड करवा दिए, यानी मात्र एक विधानसभा पर 22,000 के आसपास वोटों में हेराफेरी की गई है। दोस्तों वोटरों को आगे पीछे करने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि जैसा अभियान महाराष्ट्र में चलाया गया था उसी तरीके का यहाँ भी दिल्ली में चलाया गया है। आम आदमी पार्टी हालांकि इसे लेकर पूरी तरीके से सचेत है। दोस्तों देखते हैं क्या कोई कानूनी रास्ता भी अपनाया जाएगा, हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के कांकेर के सांसद महोदय जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ऑन कैमरा कर रहे हैं, इससे भाजपा नेता की मानसिकता का पता चलता है। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के नेता किसी को फोन पर फटकार लगा रहे हैं, लेकिन फटकार लगाते लगाते लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ अपशब्द बोलने लगते हैं। इस पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांकेर के सांसद महोदय भोजराज नाग है, उन्हें कोई व्यक्ति फोन पर गाली दे रहा है, उनकी नाराजगी स्वाभाविक है, सांसद का ऐसा अपमान नहीं होना चाहिए, पर क्या सांसद को भी संयम रखनी चाहिए, ये सवाल है। दोस्तों कुल मिलाकर जो व्यक्ति उनके खिलाफ कुछ टिप्पणी मान लो कर रहा है तो फिर उनको पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में तो भाजपा की ही सरकार है, लेकिन इस तरीके का अपशब्द का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी का नेता खुले आम लोगों के बीच में करके अपनी गिरी हुई मानसिकता का परिचय देता है। दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। क्या गाली गलौज ऑन कैमरा इस तरीके से लोगों के बीच में करना क्या इसे सही मानते हैं और वो भी एक जनप्रतिनिधि के लिए क्या ये सही मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं या फिर समाज में गलत मैसेज भेजने का
प्रयास कर रहे हैं। साथ साथ केटीआर को बड़ी राहत मिली है दोस्तों। तेलंगाना के हाईकोर्ट ने फॉर्मूला ई रेसिंग घोटाले में राज्य के मंत्री केटी रामा राव यानी केटीआर केसीआर के बेटे की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है दोस्तों। ये रोक तब तक जारी रहेगी जब तक इस मामले में याचिका पर अंतिम निर्णय नहीं आ जाता। ये मामला 2023 में हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूला ई रेस के आयोजन में कथित वित्तीय अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। केटी रामा राव ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मामला रद्द करने के लिए इस याचिका को तेलंगाना हाईकोर्ट में दाखिल की थी। 31 दिसंबर को अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद निर्णय को फिलहाल स्थगित कर दिया है दोस्तों। अंतिम राहत के तौर पर केटीआर की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी गई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर केजरीवाल बोले, कहा शाह और पुरी के पास रोहिंग्या का डेटा है, केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी होनी चाहिए, भाजपा के नेता की गिरफ्तारी होनी चाहिए। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा गर्मा गया है दोस्तों। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को गिरफ्तार करने की मांग की है। केजरीवाल ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के पास रोहिंग्याओं का डेटा है। हरदीप सिंह पुरी दिल्ली में कहां रोहिंग्याओं को बसाया गया है, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। इस पर पुरी ने कहा कि किसी भी रोहिंग्या को कोई भी ईडब्ल्यूएस का फ्लैट नहीं दिया गया दोस्तों। केजरीवाल के विधायक ने ही रोहिंग्याओं को मुफ्त बिजली और पानी, बिजली और राशन के साथ साथ 10,000 रुपए देकर उनका वोटर आईडी कार्ड बनाया है। कुल मिलाकर भाजपा के नेताओं के द्वारा भी लगातार इस पर बयान आ रहा है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी की केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के बाद राहुल गांधी के वियतनाम दौरे को लेकर बीजेपी में तंज कसते हुए भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि देश में शोक है और राहुल गांधी विदेश के दौरे पर गए हैं दोस्तों। कुल मिलाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद राहुल गांधी उनके परिवार के साथ मौजूद थे। जब तक अंतिम संस्कार नहीं हुए तब तक राहुल गांधी वहीं मौजूद थे। इसके बाद परिवार के साथ वो थोड़ी देर और भी रहे, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो विदेश के दौरे पर चले गए हैं। जबकि दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को यमुना जी में बहाया गया था और उस वक्त उनके परिवार के लोग ही थे, यानी केवल परिवार के लोग वहां पर मौजूद थे, कोई राजनेता नहीं गया था। इसीलिए राहुल गांधी या फिर कोई और राजनेता वहां पर नहीं पहुंचा था, खासकर अस्थियां प्रवाहित करने के लिए दोस्तों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इससे भी दिक्कतें हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। क्या बीजेपी के लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है तो राहुल गांधी को घेरने के लिए इस तरीके के बेफिजूल के एजेंडे लेकर आ रहे हैं। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल को भूल भुलैया फिल्म का छोटा पंडित बताकर सोशल मीडिया पर निशाना साधा है दोस्तों। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चुनाव को लेकर जबरदस्त टसल चल रहा है। वे चुनावी हिंदू हैं, इस तरीके का बीजेपी दावा कर रही है। केजरीवाल बोले, कहा मुझे गाली देने के लिए ये संदेश इन्होंने जारी किया है। बीजेपी ने पोस्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल को छोटा पंडित बताया है। भूल भुलैया मूवी के राज्यपाल यादव के किरदार को दिखाया गया है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के नेता के इस बयान के बाद अब अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया है। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल से पर्सनल लेकर कह रहे हैं कि उन्होंने मेरा अपमान किया और इसका पुरजोर तरीके से आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता नेता विरोध भी करते हैं। साथ साथ दोस्तों अनूपगढ़ जिला को निरस्त करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही बीजेपी को आईना दिखाना शुरू कर दिया। बीजेपी के नेता और पर्ची से सीएम बने भजनलाल शर्मा को लगता था कि वो कोई भी डिसीजन लेंगे और उसे कोई भी आकर स्वीकार कर लेगा, लेकिन भाजपा के पदाधिकारियों ने ही बीजेपी के नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के फैसले को ठुकरा दिया है। बल्कि ऐसा कहिए कि लात मारा उनके फैसले को दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि भाजपा पदाधिकारी बीजेपी छोड़कर चले गए हैं और मुख्यमंत्री तक का पुतला तक फूका गया है दोस्तों। आपको बता दें कि जो जानकारी है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई जिसमें बीजेपी के नगर मंडल के अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ को अपना इस्तीफा भेज दिया। इस्तीफे में लिखा गया है कि राज्य मंत्री मंडल बैठक में अनूपगढ़ के साथ हुए अन्याय के विरुद्ध वे अनूपगढ़ के बीजेपी नगर मंडल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं, इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों महामंत्री ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के महामंत्री विनय चराया ने भी अध्यक्ष के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। वहीं पर एडवोकेट सुशील गोत्रा ने भी सोशल मीडिया पर अनूपगढ़ शहर विधि प्रकोष्ठ मंडल संयोजक पद और मातृभूमि प्रथम लिखते हुए इस्तीफे की घोषणा कर दी है दोस्तों। सूत्रों के अनुसार इस्तीफों का सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है। किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया दोस्तों। एक के बाद और एक इस्तीफे सामने आने वाले हैं। कुल मिलाकर जब राज्य के अंदर एक के बाद एक कई सारे जिलों का गठन किया गया था, 19 के आसपास नए जिले बनाए गए थे, तो कई सारे बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सरकार की तारीफ की थी, गहलोत सरकार की तारीफ की थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेता और भजनलाल शर्मा का विरोध शुरू हो चुका है दोस्तों। भजनलाल शर्मा एक ऐसे नेता है जिसके बारे में ना तो बीजेपी में किसी को कुछ पता था, ना भारतीय जनता पार्टी से अलग कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के लोग भजनलाल शर्मा के बारे में कुछ जानते थे दोस्तों। भजनलाल शर्मा को एक पर्ची मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाता है, यानी दिल्ली में बैठे मोदी और शाह ने लिख दिया कि भजनलाल को अगला मुख्यमंत्री बना दो। यहाँ आकर राजस्थान में पर्ची खोल दी गई और उसके बाद विधायकों से कह दिया गया कि मोदी जी ने कहा है तो आप लोग सपोर्ट करिए, और इसके बाद भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया दोस्तों। लेकिन अब भजनलाल शर्मा के फैसले का पुरजोर तरीके से विरोध करके लोगों ने बता दिया है कि ऊपर से भेजे गए पैरासूट से भेजे गए नेता को कोई नेता मान भी नहीं सकता, नेता वाले गुड़ भी नहीं है दोस्तों। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करनी चाहिए तो मुख्यमंत्री को, लेकिन एक तरफा निर्णय उन्होंने लिया है तो विरोध का सामना तो करना पड़ेगा। इस साथ साथ धीरेन्द्र शास्त्री सोशल मीडिया पर फिर एक बार एक वीडियो को लेकर चर्चा में है दोस्तों। इस वीडियो में शख्स उनसे पूछता है कि मुझे रोजगार कब मिलेगा, तो धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची निकाल कर कहते हैं कि रोजगार तुम्हें इस साल के अंत में मिल जाएगा, दिसंबर 2024 में मिल जाएगा। इसके बाद वहां पर मौजूद शख्स कहता है कि दिसंबर तो बीत गया, अभी तक फॉर्म भी नहीं निकला। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों, एक के बाद एक कई सारे ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिससे कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री जो विद्या दिखाने की कोशिश करते हैं उस पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। और यही हकीकत है दोस्तों, देश के अंदर अंधविश्वास से लोगों को मुक्ति दिलाने का काम सरकारों का होता है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि खुलेआम ये दुकानें चल रही हैं और कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता की गुंडागर्दी ऑन कैमरा दिखी है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के बयान से इतना ज्यादा भड़क जाते हैं दोस्तों कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पर अटैक कर देते हैं। आपको बता दें कि हार देखकर भाजपा के लोग बौखला चुके हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता है दोस्तों, कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन छुटवैया नेता की तरह बिहेव करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से जब डिबेट में नहीं जीत पाते तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा तड़ी पार कहने पर इतना ज्यादा भड़क जाते हैं कि उनको धक्का मुक्की करके उनको डराने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो शेयर किया जा रहा है दोस्तों, इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गुंडागर्दी की जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव हारते हारते इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ प्रवक्ताओं के साथ डिबेट डिस्कशन भी नहीं कर पा रहे, तो फिर उनको धक्का मारकर कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरीके से उनको फिजिकल अटैक करके परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ में तन्मय नाम से सोशल मीडिया के पोर्टल पर एक बड़ा खुलासा किया गया है दोस्तों। उन्होंने दावा किया है कि मणिपुर और अडानी का एक बड़ा लिंक है। उन्होंने कहा है कि आप लिंक को समझिए। जो पाम ऑयल हम लोग खाने में यूज करते हैं, पकौड़ा बनाने से लेकर दिनचर्या की लगभग सारी सब्जियां पाम ऑयल से बनती है दोस्तों। उसकी एक बड़ी कंपनी है विल्मर लिमिटेड, जिसे अडानी ने खरीदा था और अडानी विल्मर लिमिटेड कंपनी का नाम हो गया। इसके बाद भारत के अंदर विदेश से सबसे ज्यादा पाम ऑयल यही कंपनी मंगाती है। फिर दोस्तों नवंबर 12, 2020 में मणिपुर के मुख्यमंत्री ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, ऑयल पाम प्रोजेक्ट इन मणिपुर। इसके तहत 66,652 हेक्टेयर जमीन आइडेंटिफाई की गई दोस्तों, जहां पर पाम ऑयल से जुड़े हुए पेड़ लगाए जा सकते हैं ताकि पाम ऑयल का प्रोडक्शन भारत के अंदर मणिपुर में हो। इसके लिए 6 जिलों को चुना गया। इसमें चांदेल, चूरा चांदपुर, इम्फाल वेस्ट, बिष्णुपुर, उखरूल और थुम्बल जिले थे। इसके बाद जमीन को लेकर विवाद हो गया और फिर बाद में सोशल टेंशन, आपस में विवाद बढ़ गया। दो समुदाय मैते और कुकी समाज के लोग आपस में भिड़ गए और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जमीन से जुड़ा हुआ था। फिर 31 दिसंबर 2024 को बीते दिन अडानी ने डिसाइड किया कि वो अपने विल्मर कंपनी से अपनी 44% की हिस्सेदारी को बेच देगी। इसके बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री आकर कहते हैं कुछ देर के बाद ही कि मणिपुर के अंदर जो भी हुआ है इसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूं। पिछले 2 साल से जो नॉर्मलसी नहीं आ पाई है, सोशल टेंशन रहा है, इसके लिए माफी मांगता हूं। मणिपुर के मुख्यमंत्री का माफी और अडानी के द्वारा विल्मर कंपनी में शेयर बेचने का मामला, दोनों जोड़कर लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, लिखकर जरूर बताएगा। क्या ये जमीन से जुड़ा हुआ मामला मणिपुर के अंदर था या फिर एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने का ये पूरा मामला था? कहीं ना कहीं दोनों मुद्दों को लोगों ने जोड़कर सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया पोर्टल तन्मय पर यह दावा किया गया है। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही है कि 2025 उनका होगा और 2024 में पार्टी को एक बड़ी सफलता लोकसभा चुनाव में जरूर मिली, लेकिन वो इस लेवल की सफलता नहीं थी जिससे पार्टी बाउंस बैक कर सके। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ने क्योंकि रिवाइवल का कुछ साइन दिखाए थे तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह उम्मीद थी दोस्तों। लेकिन महाराष्ट्र और दूसरा राज्य हरियाणा हारने के बाद कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस काफी कम हो गया है। लेकिन 2025 में उम्मीद है कि कुछ बड़े चुनाव जीते जाएंगे। दिल्ली और उसके बाद बिहार का इलेक्शन काफी क्रूशियल होने वाला है दोस्तों। इस बीच कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए जरूर है, लेकिन अब उनके बेटे के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। प्रियंक खड़गे के खिलाफ सीआईडी ने जांच शुरू कर दी है दोस्तों। जो जानकारी है उसके अनुसार कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि प्रियंक खड़गे के इस्तीफे की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने ठेकेदार की मौत और प्रियंक के बीच में संबंध को लेकर कहा है कि उनके बीच में आपस में कोई संबंध नहीं था। इस्तीफे का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। प्रियंक खड़गे पर आरोप लगाया गया था कि उनके चक्कर में एक ठेकेदार ने अपनी जान ले लिया। साथ साथ दोस्तों लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से सांसद सुखदेव भगत को झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल के कांग्रेस संसदीय दल के राज्य कमेटी का संयोजक बनाया गया है। ये जानकारी कांग्रेस पार्टी संसदीय दल के सचिव डॉक्टर अमर सिंह के पत्र के माध्यम से मिली है। गुमला के कांग्रेस के नेताओं ने सांसद सुखदेव भगत को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि वे अपनी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी करेंगे। कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत के संसद सत्र के बेहतर कार्यों को देखते हुए उन्हें झारखंड में 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल यानी सीपीपी के राज्य कमेटी का संयोजक बनाया गया है, जबकि अन्य कई नेताओं को 4 राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है दोस्तों। कुल मिलाकर एक ही नेता को 5 राज्यों की जिम्मेदारी देने का मतलब काफी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को अपने सांसद से। उम्मीद करते हैं कि उनके नेतृत्व में पार्टी इन राज्यों के अंदर अपने संगठन को और मजबूत करेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या कांग्रेस पार्टी को एक नेता पर इतना भरोसा करके उनको 5 राज्यों की जिम्मेदारी देनी चाहिए या फिर अलग अलग नेताओं को अलग अलग तरीके की जिम्मेदारी देनी चाहिए? साथ साथ दिल्ली के अंदर चुनावी सरगर्मियों के बीच में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और कांग्रेस पार्टी के नेता संदीप दीक्षित ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल डिफेमेशन का केस फाइल करूंगा। एक पत्रकार से बात करते हुए संदीप दीक्षित ने कहा कि 10 करोड़ का डिफेमेशन केस कोर्ट में फाइनल करने जा रहा हूं। मेरी मां शीला दीक्षित मुझ पर केजरीवाल के झूठे आरोप और बेबुनियाद आरोप के खिलाफ मैं डिफेमेशन का मामला करने वाला हूं। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के नेता संदीप दीक्षित इस बार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतर रहे हैं दोस्तों। आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस पार्टी के नेता संदीप दीक्षित जो बार बार आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में एग्रेसिव कैंपेन करेगी दोस्तों। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस पार्टी दिल्ली में कोई समझौता करने की तैयारी भी कर रही होगी? संदीप दीक्षित के बयान से ऐसा लग नहीं रहा कि समझौता हो पाएगा। साथ साथ दिल्ली के चुनाव से पहले अलग अलग तरीके के सर्वे में अलग अलग तरीके के दावे किए जा रहे हैं दोस्तों। सी वोटर एजेंसी ने 20 और 21 दिसंबर को 1228 लोगों से बातचीत की है और इसके बाद जब उनसे दिल्ली के चुनाव को लेकर सवाल पूछा गया तो सबसे ज्यादा लोग आम आदमी पार्टी के साथ खड़े नजर आते हैं दोस्तों। इसका सीधा मतलब है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जरूर है, लेकिन पार्टी अपनी पुरानी स्थिति को मेंटेन रखने में अभी भी पूरी तरीके से सफल हो रही है और आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि पार्टी कुछ बड़ा चमत्कार करके दिखाए दोस्तों और बड़ी जीत हासिल करके दिखाए। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचते रहे। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे चैनल जय हिंद जय भारत।
ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सारी बड़ी अपडेट आगे भी आप तक पहुंचती रहे।